मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक छोटी सी क्लास आज हम लोगों की निश्चित रूप से इसमें हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ये डायग्राम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करता है। इस चीज को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन मेरे को ये मेंशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तब ये डायरेक्शन हम लोगों को मिलेगी। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस एंड पे मेरे को नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा और ड्यू टू इंडक्शन अगेन यहाँ मेरे को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अगर मैं इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करता हूं तो ये मेरे पास ये वाला होगा, और जो आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, तो ये आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शो कर रखा है और ये इनसाइड को फील्ड शो कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये कंडक्टर्स हैं, कैसे हैं? कंडक्टर्स हैं, तो कंडक्टर्स के केस में जो ई आउटसाइड है वही मेरा मैग्नीट्यूड वाइज ई इनसाइड होगा। अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। और अगर ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के केस में मेरा इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंपैरेटिवली लेस होगा, आउटसाइड मोर होगा, और मेरे को यहां पर एक इफेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिल जाएगा। अब अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के अंदर डालता हूं या मैं इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग की बात करता हूं, तो दोनों ही केसेस में सेम फिनोमिना मेरे को मिलने वाला है। ये आगे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया हुआ है इनसाइड, तो इस डायग्राम को हम लोग देख सकते हैं। एज वेल एज जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स के नाम से जान सकते हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी भी हम लोगों को यहां पे शो कर रखी है। इस तरीके से पोलर मॉलिक्यूल्स की जो पोलरिटी है वो हम लोगों को मिल जाएगी। फर्दर कैपेसिटर को ही हम लोगों ने यहां दोबारा से नीचे शो कर रखा है, एक बार हॉरिजॉन्टल दूसरी बार वर्टिकल। बड़े काम की चीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन 100% आप लोगों के आना ही आना है। मान लीजिए ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे आपने बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रखा है, तो ऑब्वियसली इसकी इनर साइड पे ये पॉजिटिव चार्ज आपको मिल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ई नॉट कहां है? आउटसाइड है। पॉजिटिव चार्ज क्यू हम लोगों ने यहां मेंशन कर दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है उसको मैंने टी मेंशन किया है, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट लेना है। मान लीजिए ये कैपेसिटर मेरा कुछ इस तरीके से होता, तो मैं ये वाला सपोज D1 कहता, ये वाला सपोज D2 कहता, तो मुझे एवरेज लेना था D1 प्लस D2 ओवर 2। इस तरह से मेरे को कंसीडर करना था। क्योंकि यहाँ दोनों एंड्स में सेम विड्थ है, तो D से ही मेरा काम चलेगा। ड्यू टू इंडक्शन किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। आगे अगर मैं इस प्लेट की बात करता हूं तो इस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यू, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यू। आप देख रहे होंगे यहाँ चार्ज पे कोई फर्क नहीं है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है। अल्टीमेटली ये सारी की सारी चीजें, मान लीजिए ये वाला ये वाला ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। अगर मैं इसको और रिजॉल्व करना चाहता हूं तो यहाँ 3 कैपेसिटर बना सकता हूं। एक कैपेसिटर मैं ये बना सकता हूं, दूसरा कैपेसिटर ये बना सकता हूं, तीसरा कैपेसिटर ये बना सकता हूं, और तीनों कैपेसिटर्स को एज सीरीज में कंसीडर कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने के बाद कैपेसिटी की बात करता हूं तो एक जनरल फॉर्मूला C=Q/V होता है। यहां मैंने सिंपल सा जो मेरे पास ये वाला रीजन है जिसको मैंने ग्रीन से रिमार्क किया, उसके लिए हो गया एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। दूसरी तरफ जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है किसका? ये वाला, तो इसके लिए मैं अलग से एक चीज डाल सकता हूं, वो डाल सकता हूं एप्सिलॉन M A/T। अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों मेरे सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं दोनों को ऐड करके भी इसकी कैपेसिटेंस फाइनल करके दे सकता हूं। तो दैट इज हियर।
ये सी नॉट तब के लिए कैपेसिटेंस है जब पूरे के पूरे में मेरा क्या फील्ड था, वैक्यूम फील्ड था, पूरे के पूरा कैसा था, वैक्यूम था। अब अगर मैंने इसमें टी थिकनेस की ये स्लैब डाल दी तो ऐसी स्थिति में डी ओवर डी माइनस टी इंटू सी नॉट ये कैपेसिटेंस मेरे को मिल जाती है। अब क्या डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा गया है, जनरली पूछा ही जाता है कि अगर किसी कैपेसिटर के अंदर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर देते हो तो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, द सेम थिंग इज हियर। यहां थोड़ा सा और एनर्जी को लेके हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एनर्जी U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। मैंने यहाँ पे C की वैल्यू डाल दी के सी नॉट, V की जगह पे V नॉट बाई के होल स्क्वायर ये प्लेस कर दिया, तो मेरे को यहाँ U नॉट ओवर के मिल गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा सा एस्पेक्ट है, सीधे सीधे आप लोग इसको निकाल के दे सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों का बनता है जिसे मैं हॉट्स में भी ले जा सकता हूं, वो क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को किसी बैटरी की हेल्प से मैंने क्या किया है, चार्ज किया है। एक बार चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया, यहां पे लिखा हुआ है बैटरी रिमूव्ड। और दूसरी बार ये जो बैटरी है ये कंटिन्यूअसली कैपेसिटर के साथ में लगी हुई है। दोनों ही स्थितियों में मैं कैपेसिटर के अंदर कुछ चेंजेस लेके आता हूं। क्या क्या चेंजेस लेके आता हूं वो अभी हम लोगों ने यहां पे लिस्ट कर रखे हैं। जैसे पहला है इंक्रीजेस कैपेसिटी। क्या करने पे इंक्रीज हो रहा है, ऊपर हमने हेडिंग दिया है इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट की बात की हुई होगी या व्हाटएवर, सो इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना होगा। देखिए ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कैपेसिटर के अंदर एक्सटर्नल डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करता हूं या कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम करता हूं, बैटरी मेरी रिमूव्ड है, ये वाला कॉन्सेप्ट है रिमूव्ड का, और ये है कनेक्टेड का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बैटरी मैंने रिमूव कर दी उस स्थिति में तो निश्चित रूप से मेरे को जो कॉन्सेप्ट मिलेगा कैपेसिटी का वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से बढ़ा हुआ मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, या डिस्टेंस कम करने से मिलेगा। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, मैंने बैटरी को रिमूव कर रखा है और बाहर से इसमें एक्सटर्नल कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आके प्लेस करता हूं तो चार्ज मेरा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चार्ज सप्लाई करने वाली बैटरी तो रही नहीं। अब इस केस में जब मेरी बैटरी कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली जैसे ही कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ेगी तो बाहर से, कहां से, इस बैटरी से, कनेक्टेड बैटरी से चार्ज इस पे और ज्यादा स्टोर हो जाएगा, अल्टीमेटली चार्ज बढ़ जाएगा। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, देखिए ये मेरे पास कोई कैपेसिटर था, बैटरी मैंने रिमूव की, या तो इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया या मैं कहता हूं इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब कर दिया, डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो आप सबको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अब बैटरी अगर कनेक्टेड है तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर का पोटेंशियल हमेशा वो बना रहेगा जो कि बैटरी का है, क्योंकि बैटरी तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एक अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स है जो कंटिन्यूअसली इसको एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। तो वैसे भी अगर देखता हूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे को दिखाई दे रहा है, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल हमेशा किसका बना रहेगा, कैपेसिटर का बना रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लेकर के चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोगों ने की तो सेम रहेगा और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर एनर्जी स्टोर्ड की बात करता हूं तो नो डाउट एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ कुछ एनर्जी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में काम आएगी, और जब मेरी बैटरी कनेक्टेड है तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ बैटरी से एनर्जी लेकर के कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस अब मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा कैपेसिटर्स को लेकर के। मान लीजिए मेरे कैपेसिटर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उसमें करंट को या चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता मिलता है, तो इसको मैं कहता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन।
स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इस बैटरी का पोटेंशियल है वो तीनों में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अब ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि V1 बड़ा होगा V2 छोटा होगा या V3 कैसा होगा। निश्चित रूप से ये अलोंग विद कैपेसिटी क्या होगा, डिवाइड होगा। Q इक्वल्स टू CV होता है, या मैं कह सकता हूं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है अगर मैं Q को कांस्टेंट रखता हूं। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करता हूं तो यहां चार्ज को फ्लो होने के लिए तीन अलग अलग पाथ मिल रहे हैं। पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस एक जैसा ही रहेगा, लेकिन चार्ज यहां पे Q1, Q2, Q3 अलग अलग होंगे। नो डाउट जो टोटल चार्ज है वो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 Q3 के बराबर होगा। अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगेन Q इक्वल्स टू CV। अब यहां V कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा उसी के ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर हो जाएगा। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आगे बात करना चाहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रहता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 C3 रहता है। आप सबको पता है ये बिल्कुल उल्टा है किसके, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन के, तो यहां गड़बड़ नहीं करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स एक और भी मिस्टेक यहां पे करते हैं कि जब C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो सीरीज के केस में वो 1/C इक्विवेलेंट छोड़ देते हैं, जबकि आपको C इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 रेसिप्रोकल, C2 रेसिप्रोकल और C3 रेसिप्रोकल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इसके बजाय अगर इसको एम्फसाइज करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं पहले बता चुका हूं कि जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल होगा, जबकि यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर दो कैपेसिटर मेरे C1 C2 कैपेसिटेंस के हैं और मैं वहां फाइंड आउट करना चाहता हूं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो विटेज मीन के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट वही मेरे को लगाना है। कैसे लगा सकता हूं, फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 होगा वो C1/C1 प्लस C2 इनटू V होगा। V टोटल पोटेंशियल है, C1 प्लस C2 दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है, C1 पहला कैपेसिटर है। इसी तरह से अगर मैं V2 निकालना चाहता हूं तो सेम सिनेरियो भी देयर, C2 ओवर C1 प्लस C2 इनटू V। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले भी मैं अप्लाई कर सकता हूं। द सेम थिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज के लिए ये सेम कांसेप्ट हो जाएगा, ये सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज के लिए कांसेप्ट हो जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल के लिए कांसेप्ट है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो कांसेप्ट मेरे को पैरेलल में मिलेगा चार्जेस के लिए, वाइस वर्सा। अब अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/n हो जाएगी और यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस n इंटू C हो जाएगी। इसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो आइडियल या आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए V/n होगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो ऊपर हम लोगों ने टेबल दी थी उसको थोड़ा सा और एनहांस किया हुआ है। बैटरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर एंड बैटरी केप्ट कनेक्टेड, यहां पे चार्ज सेम रहेगा, यहां चार्ज बढ़ जाएगा, KQ0 के बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल V0/K के बराबर, V इक्वल्स टू V0 कांस्टेंट रहेगा, बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके बराबर रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा कम हो जाएगा जब मेरी बैटरी रिमूव्ड है तब, डिस्कनेक्टेड है तब, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा अगर मेरी बैटरी कनेक्टेड है तो। जहां तक कैपेसिटी की बात है तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी KC0, और यहां भी कैपेसिटी मेरी बढ़ जाएगी KC0। आप यहां ये देख रहे होंगे ये स्मॉल k है और ये कैपिटल K है, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा, आप समझ सकते होंगे क्या फर्क है। एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो U0 ओवर K और दैट इज KU0। ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब कैपेसिटर्स के यूज की बात हम लोग करते हैं, तो देखिए डिजायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करने के लिए यूज होता है मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट में। रेडियो सर्किट्स में ट्यूनिंग के लिए यूज होता है, LC ऑसिलेटर्स हमने पढ़े रहे हैं।
जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट वाली चैप्टर थी 7th। पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट, हमने अब सेमीकंडक्टर भी पढ़ लिया, तो वहां पे आपको एक फिल्टर सर्किट बताया था कि इन केस पोटेंशियल्स मेरे वेरी कर रहे हैं तो एक कैपेसिटर हम लोग लगा देते हैं, जब ज्यादा चार्ज आता है तो वो चार्ज को अपने ऊपर स्टोर कर लेता है और जब कम होता है तो वो रिलीज कर देता है। प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इन द इंडक्शन मोटर, अब जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम लोगों को डिफरेंट पोल्स पे डिफरेंट पोलरिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग कैपेसिटर्स को यूज कर सकते हैं। टैंक सर्किट इन ऑसिलेटर्स, ये अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाली चैप्टर के अंदर ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर पढ़ते हैं, तो वहां एक टैंक सर्किट बनाना होता था। टैंक सर्किट कुछ भी नहीं है, पैरेलल एलसी सर्किट है। हमारे सिलेबस में 7th चैप्टर में सीरीज एलसी सर्किट है जो हमने पढ़ा है। अगर हम पैरेलल एलसी सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल एलसी सर्किट हमारा टैंक सर्किट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज को हम लोग कैपेसिटर्स में स्टोर करते हैं, बैटरी के अंदर हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जब हम बैटरी से चार्ज को बाहर निकालते हैं तो वो हमारी जरूरत के हिसाब से धीमे धीमे आ सकता है, जबकि कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियस चार्ज डिलीवर होता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी डिलीवर होती है। तो जहां हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी की जरूरत है, जस्ट लाइक कैमरे का फ्लैश, वहां हम लोग कैपेसिटर्स को यूज कर सकते हैं एज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। डियर स्टूडेंट्स, ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर है। वॉन डी ग्राफ जनरेटर आप लोगों के सिलेबस में एट प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। शॉर्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉन डी ग्राफ जनरेटर जो है वो एक बहुत ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर ही है। इसमें हम लोग चार्ज को एक्यूमुलेट करा के स्टोर करते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही पूछा गया है, कभी आईआईटी में आया था, अब सीबीएसई में बार बार हम लोगों से पूछा जाता है। ध्यान रहे बच्चों, ये स्फीयर सॉलिड है, मैग्नेटिक है, डाइलेक्ट्रिक है, तभी चलेगा। यहां जो करेक्ट पाथ है वो 4 है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इनसाइड होगी तब भी 90 डिग्री पे होगी, आउटसाइड होगी तब भी 90 डिग्री पे होगी, ये इसका मेन क्लू है। यहां मैं बात करता हूं तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे नहीं है। दूसरा, सेकंड पाथ की बात करता हूं तो ये बाहर से निकल जा रही है, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बाहर से तो किसी केस में नहीं निकलती। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको हम लोगों को देखना चाहिए, जनरली हमारे क्वेश्चन में मिलती है हमें। आगे हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेता हूं चार्ज और पोटेंशियल के बीच में, तो देखिए यहां जो इसका स्लोप होगा, स्लोप बोले तो tan थीटा या m इक्वल्स टू tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा q बाई v होगा, तो q की वैल्यू ये हो गई और v की वैल्यू ये हो गई, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये एंगल मेरा tan थीटा के टर्म्स में आ गया, और ये क्या शो करेगा, कैपेसिटेंस को शो करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में और भी कई सारे ग्राफ मिल सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को लेकर के है, फर्दर 90 डिग्री पर निकलेगा। अब जरा देखें, बड़ा मजेदार सा केस पोटेंशियल को लेकर के है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर ली थी। जरा देखिए, जैसा मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रहे, ये पॉइंट कंपैरेटिवली नजदीक है, ये वाला पॉइंट कंपैरेटिवली दूर है, तो यहां जो पोटेंशियल होगा P पर वो ज्यादा होगा, और जो Q पर पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। मैं यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा और कम की। तो ये पॉइंट चूंकि नजदीक है तो ज्यादा पोटेंशियल होगा, ये चूंकि दूर है तो इसलिए कंपैरेटिवली लेस होगा। फॉर्मूला मेरे पास पोटेंशियल का था स्मॉल k q ओवर r, तो मैं देख सकता हूं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। डियर स्टूडेंट्स, सेम सिनेरियो यहां पे है, यहां जो a पॉइंट है वो नजदीक है और b पॉइंट कंपैरेटिवली दूर है, लेकिन यहां चूंकि सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है तो सेम सिनेरियो होगा, लेकिन यहां पोटेंशियल जो होगा वो माइनस स्मॉल k q ओवर r होगा, यानी ये चार्ज जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए माइनस का साइन होगा। और आप सबको पता है कि अगर मैं एक माइनस का साइन किसी भी क्वांटिटी को दे देता हूं तो अगर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी हो जाती है। एग्जांपल के लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, आप सब लोग सोच रहे होंगे ही इज अ रिच पर्सन,
लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन कर्जे के, कर्जा बोले तो ए नेगेटिव वर्ड जो हम लोगों ने यहां पे नेगेटिव साइन से इंडिकेट कर रखा है, तो निश्चित रूप से यही सिनेरियो एकदम से चेंज हो गया और कर्जा वर्ड लगाते ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के बावजूद क्वांटिटी कम हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात मेरे को यहां पे समझनी है। अब इसके बेसिस पे हम लोग बर्डन की बात करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे काफी सारी चीजें क्लियर होती हैं। देखिए ये पोटेंशियल की बात हम लोगों ने यहां पे की है। देखिए सबसे पहला Vp माइनस Vq, जरा देखें, अरे भैया P पे ज्यादा था, Q पे कम था, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। अब अगर मैं बात करूं V माइनस VA, यहां कई सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं VB माइनस VA, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, और चूंकि मेरा नेगेटिव चार्ज था इसलिए माइनस का साइन ले लेता हूं। अब जरा देखिए, जो मेरे पास VB है वो छोटा है और जो VA है वो कंपैरेटिवली बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो नो डाउट ये क्वांटिटी छोटी, ये क्वांटिटी बड़ी, तो ब्रैकेट मेरा नेगेटिव में आएगा और एक नेगेटिव साइन बाहर है, अल्टीमेटली पॉजिटिव आंसर आ गया। तो ये भी मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल इसी तरह से मैं वर्क डन की बात करता हूं। ऑब्वियसली जब वर्क डन की बात हम लोग करते हैं तो देखिए वर्क डन इक्वल्स टू स्मॉल k इंटू डीवी होता है। अब ध्यान रहे, अगर चार्ज अपनी मर्जी से दौड़ता हुआ चला जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और चार्ज को मैं अपनी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से लेके आ रहा हूं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ये बात मुझे ध्यान रखनी होगी। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट, इस केस में प्लस Q चार्ज को मैं ऐसे ले जाने की बात करता हूं तो ये अपने आप से जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अगर यहां पे मैं प्लस Q चार्ज को ऐसे ले जाता हूं तो ऑब्वियसली ये अपने आप नहीं जाएगा, मुझे ले जाना पड़ेगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ये कॉन्सेप्ट है। बाकी कब प्लस का साइन देना है, कब माइनस का साइन देना है, आप लोग यहां से एक बार इसके सॉल्यूशन से तैयार कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात भी वही वर्क डन के एस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। द सेम एस्पेक्ट इज हियर। बेटर यही होगा कि आप इन सारे सॉल्यूशंस को एक बार अपने आप से लगाएं, सेल्फ रियलाइज करें, तो कंपैरेटिवली ज्यादा रिटेनेबल होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल को लेकर दिखाया हुआ है। ये लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज, तो परपेंडिकुलर शो कर रखा है। अब यहां पे अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, प्रूव करो, शो करो, तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने कहा था वही यहां कहना है। क्योंकि कोई भी दो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे अगर एक दूसरे को काटते हैं तो उनके परपेंडिकुलर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अल्टीमेटली एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, और जब दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं तो दो लाइन हमें, दो डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो ऐसा आपने इसमें लिखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे अगर मैं देखता हूं तो देखिए एक्स जेड प्लेन के पैरेलल हैं ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे जैसे मैं यहां से ऊपर बढ़ूंगा वैसे वैसे पोटेंशियल्स कम होते चले जाएंगे, ये मानते हुए कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस फिगर में आप देखते हैं तो इस फिगर में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। देखिए यहां इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे माइनस सिग्मा दे रखा है, इसका मतलब यहां पे कहीं नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहां दे रखी है, टुवर्ड्स द पॉइंट है। इसका मतलब यहां पर कोई माइनस का चार्ज प्लेस्ड है। अल्टीमेटली यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इस पॉइंट के, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल ये तीनों प्लेन है, और कहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी,
कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पोटेंशियल कम होगा, ये सारी बातें इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। अब फर्दर मैं यहां पे देखता हूं, मैंने कंपेयर किया दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, Q और V यहां जो हमने ले रखे हैं वो x एक्सिस पे Q ले रखा है और y एक्सिस पे V ले रखा है। अगर मैं यहां कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो Q बाई V होता है। इसका मतलब अगर मैं V को कांस्टेंट कर दूं तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के होगी। अब V को कांस्टेंट करने का तरीका डियर स्टूडेंट्स ये है, ये लाइन कांस्टेंट पोटेंशियल को शो करती है। अब जब ये लाइन कांस्टेंट पोटेंशियल को शो करती है तो ऑब्वियसली B के लिए चार्ज कम होगा, सॉरी V के लिए चार्ज कम होगा और A के लिए चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा सा जो कैपेसिटेंस ऑफ B है वो ज्यादा होगी, सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ A है वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ A के लिए चार्ज ज्यादा है, और कैपेसिटेंस ऑफ B जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी बिकॉज ऑफ इसके लिए चार्ज कम है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां में ध्यान रखना है कि पोटेंशियल और चार्ज जो है वो कौन से एक्सिस पे ले रखे हैं। नो डाउट आसान ये रहता है कि मैं डिनोमिनेटर को कांस्टेंट कर लूं और डिनोमिनेटर कांस्टेंट करके न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी बता के दे दूं। इट्स अ वे सेम कॉन्सेप्ट भी देयर। यहां पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ले ली हैं या स्फेरिकल शेल्स ले ली हैं, तीनों की रेडियस अलग अलग है ए बी सी। चार्ज डेंसिटी की बात हम लोग करते हैं तो देखिए इस सरफेस पे मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, इस पे नेगेटिव मिलेगा, ऑब्वियस है इस पे पॉजिटिव मिलेगा। ये फर्दर इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यहां पे देखिए 10 वोल्ट 20 वोल्ट। अब इनके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन 20 वोल्ट यानी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ एरो हेड मेरे को मिलेगा, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। ध्यान रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एरो हेड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मिलेगा और उसके परपेंडिकुलर भी होगा। ये एस्पेक्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर करते हैं। अब देखिए ये फिगर हो सकता है आपको परेशान कर रही हो। अब इसमें अगर मैं इसको घुमा देता हूं तो ये मेरे को बड़ा आसान हो जाती है। अब जरा देखिए इस फिगर को अगर मैं देखता हूं तो इजीली मेरे को यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है। जो चार्ज मैं ए से इसमें ट्रांसफर करूंगा उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक नीचे होकर के एक ऊपर होकर के। जो नीचे वाला है वो सेम मीडियम के थ्रू बाहर निकलेगा, लेकिन जो ऊपर वाला है वो पहले K2 मीडियम से फिर K3 मीडियम से पास ऑन होगा और फिर यहां मिलेगा, दोनों आकर के B पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पहले मुझे C2 C3 दोनों को सीरीज में लगाना होगा, उसके बाद इस पूरे ऊपर वाले कैपेसिटर को नीचे वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में लगाना होगा। ये मेरा एस्पेक्ट होगा। जहां तक पैरामीटर्स की बात है तो देखिए जो मेरा C1 कैपेसिटर है इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 होगा और जो सेपरेशन है वो मेरा D के बराबर होगा। रखा होगा कहीं यहाँ पे 2D/3 और D/3, हाँ ठीक है D के बराबर है। अब ऊपर अगर मैं देखता हूं C2 के लिए तो C2 के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A/2 होगा, लेकिन जो इसकी विड्थ होगी वो D/3 होगी जैसा कि डायग्राम पे दे रखी है। C3 के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा फर्दर A/2 होगा, लेकिन इसकी जो विड्थ होगी वो 2D/3 होगी। इस तरह से मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। तो कई बार आप अपने क्वेश्चन पेपर को अगर रोटेट कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। देयर स्टूडेंट द सेम थिंग इज हियर। देखिए यहां पे ऐसे मान सकते हैं कि दो चिमटे, घर में मम्मी खाना बनाती होंगी या आप ही कभी किचन में जाते होंगे, देखा होगा आपने, तो दो चिमटे हम लोगों ने एक के अंदर एक डाल रखे हैं। अब यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसी के बेसिस पे हम लोग समझ पाएंगे कैपेसिटर्स कितने बनेंगे। मानिए इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, तो ऑब्वियस है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहां भी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऊपर चूंकि मेरे को सिर्फ एक ही सरफेस काम में आ रहा है इसलिए मैंने एक तरफ दिखा रखा है, नीचे मेरे को दोनों सरफेस काम में आ रहा है इसलिए दोनों दिखा रखे हैं। अब डिस्टेंस इसी तरह से इसको नेगेटिव चार्ज दिया है तो यहां पे मेरे को देखिए दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज का एस्पेक्ट मिल जाता है, ये मिल गया, और नीचे वाली प्लेट पे एक तरफ नेगेटिव का चार्ज एस्पेक्ट मिल जाता है। कैपेसिटर जो बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पहला, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव तीसरा। अब तीन कैपेसिटर मेरे पास बन गए।
इन 3 कैपेसिटर्स को मेरे को क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब उन्हीं चिंताओं को मैंने दूसरे अरेंजमेंट में लगाया। अब नो डाउट यहां पे एक कैपेसिटर मेरा ऊपर बन रहा है और एक कैपेसिटर नीचे बन रहा है। अब बीच वाली प्लेट की बात मैं करूं तो यहां पे भी नेगेटिव होगा और यहां पे भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में तो कभी भी कैपेसिटर बनता ही नहीं है। इसका मतलब नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन में 2 कैपेसिटर बन गए और ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन में मेरे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। तो मैं जो नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है क्या है, C = A एप्सिलॉन नॉट बाई स्मॉल d, ये लगाऊंगा C1 के लिए, C2 के लिए, C3 के लिए। फिर मैं कॉम्बिनेशन देखूंगा, चार्ज के फ्लो के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है तो सीरीज लगाऊंगा, और चार्ज के फ्लो के लिए अगर डिफरेंट पाथ मिल रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाऊंगा और अपना आंसर दे दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, जरा देखिए मजेदार सा क्या मिलेगा यहाँ पे। एक बहुत छोटे से एस्पेक्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हॉट्स में आता है। ये मेरे पास रिजिड बाउंड्री है, सपोज मेरी दीवार है, ये स्प्रिंग है, यहाँ पे कैपेसिटर है और ये रिजिड बाउंड्री है। अब अगर मैं इस कैपेसिटर को चार्ज कर देता हूं तो ऑब्वियसली एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन होगा तो ये जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कंपनसेट में मेरे को इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी मिल जाएगी। पहले से चार्ज है, मैं चार्ज को हटा देता हूं तो ऑब्वियसली ये प्लेट इधर चली जाएगी, और अगर पहले से चार्ज नहीं है, मैं इसको चार्ज दे देता हूं तो ये प्लेट इधर चली जाएगी। अब कैसे निकलेगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ CV² होती है, और यहां जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है हाफ kx² आता है। डियर स्टूडेंट्स, x यहां पे डिस्प्लेसमेंट है जो भी इस स्प्रिंग के अंदर होता है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल सा इनको आपस में इंटरलिंक करना है, इक्वेट करना है। एज वेल एज मैं अगर बात करता हूं फोर्स इक्वल्स टू, तो ये du/dx होता है। कहां से आता है ये बात सबको पता है, इसको इधर ले जाओगे तो ये F × dx = du होता है, यानी वर्क डन = फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट, सब लोगों को ये तो याद रहता है कि एनर्जी या वर्क डन = F × डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहां नहीं पहुंच पाते, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको कंपेयर करना है du/dx से। अब इन टर्म्स ऑफ चार्ज और कैपेसिटर जो मेरे पास एनर्जी है वो Q2x/2 एप्सिलॉन नॉट A होती है, मैं इसको यहां से निकाल के दे सकता हूं। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या यहां रिपल्सन लगेगा, कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो अट्रैक्शन लगेगा ऑब्वियसली, तो ऐसी स्थिति में मेरे को ये एस्पेक्ट मिल जाएगा। मैंने इसका साइन भी यही शो करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फर्दर मजेदार सा, जरा देखते हैं। यहां वो हर प्लेट के ऊपर चार्ज आपसे डिस्कस करता है, पूछता है। तो देखिए यहां से जो चार्ज चलेगा, अब इसमें ऊपर पॉजिटिव रखा है, नीचे नेगेटिव रखा है, आपका मन है आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पॉजिटिव से चार्ज चलेगा, दो रास्ते मिल गए ऊपर नीचे, ऑब्वियसली ये डाइवर्जेंस हो रहा है। अब ऊपर से ये चार्ज यहां आया, यहां से ये चार्ज यहां आया, यहां पे कन्वर्जेंस हो रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे सबसे पहले सर्किट को B और A के बीच में सॉल्व करना होगा। अब जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें तो कुछ नहीं है, एक ही कैपेसिटर है, लेकिन नीचे वाली ब्रांच में दो कैपेसिटर है जिनमें सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब मेरे को 200 दोनों को सीरीज में कंबाइन करना होगा, तो ये 100 पिकोफैरड आ गया। अब इस 100 पिकोफैरड को ऊपर वाले 100 पिकोफैरड के साथ में पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो 200 पिकोफैरड आ गया। अब ये 200 पिकोफैरड में से वही चार्ज फ्लो हो रहा है जो इस 100 से फ्लो हो रहा है। अल्टीमेटली 1/200 प्लस 1/100, ये मेरे को क्या मिल गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, 200 1 + 2 दैट इज 200/3। बस इस स्टेप पे गलती मत करना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 200/3 क्या आ गई साहब, पिकोफैरड आ गई। एक बात और भी देख लेना कि यहां सारे कैपेसिटर एक ही यूनिट में प्रोवाइडेड होने चाहिए। अब अगर इसमें टोटल चार्ज निकालते हो तो फर्दर Q = CV होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो Q मुझे निकालना है, C मेरे पास आ रहा है कितना, 200/3, V मेरे पास है 300। अब देखो यहाँ ये भी समझने की बात है कि फिजिक्स में कभी भी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होती। तो यहां देखो कितना आसानी से मेरे को मिल गया, कितना 100 × 200। यहां पे पिकोफैरड और था तो पिको स्टैंड फॉर 10⁻12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 × 00 × 10⁻12 कूलम। तो ये टोटल चार्ज आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल चार्ज इसके ऊपर तो इतना मिलेगा,
लेकिन यहां आकर के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वही Q इक्वल्स टू CV। अब इसमें V कांस्टेंट है तो Q1 ओवर Q2 इक्वल्स टू C1 ओवर C2। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांच में चार्ज का ट्रांसफर कर देना है या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं आपको यहां इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, 100% सॉल्यूशन नहीं दे रहा। 100% सॉल्यूशन आपको हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनके अंदर ही मिलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अब बुक उठाएंगे, नोट्स उठाएंगे और इन क्वेश्चंस को, इन डायग्राम्स को पक्का कर लेंगे। ये डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं। ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है, तो यहां देखिए हमने कुछ नहीं दिखाया हुआ है, जीरो है। और यहां पे कांस्टेंट होता है पोटेंशियल, इसको लिए हमने इसको कांस्टेंट दिखा रखा है। इवन दैट इसमें डाइलेक्ट्रिक का भी मैंने आपसे शेयर किया था, बड़ा मजेदार सा एस्पेक्ट था, बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट था। होपफुली आप इन सारी चीजों को लगाएंगे और ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है, तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।